ओके, सो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं इसको टी.एस. एलियट ने लिखा है और ये पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर है। राइट, अब तक का प्रोज का सारा फिनिश कर दिया है मैंने। 11th का सारा कर चुका हूँ और 12th का पोएट्री का सॉरी प्रोज का सारा ओके है। आज पोएट्री 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मिस्टर थॉमस ने एक ऐसी रहस्यमय और कुख्यात क्रिमिनल अपराधी की कहानी बताई है जिसको ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। राइट, बहुत ही अच्छी डायलॉग थी ये शाहरुख खान के मूवी का। बट यहाँ पे थॉमस के हिसाब से ये जो कविता है, इस कविता में एक रहस्यमय मिस्ट्री, मतलब रहस्यमय कैट, बिल्ली या बिलार जो भी कह लो, उसकी एक कहानी है जो ऐसी घटनाएं के अंजाम, कोई भी घटना को अंजाम दे देती है और इसको कोई छू तक नहीं पाता, पकड़ तक नहीं पाता। ओके, तो चलते हैं अब हम मिस्टर थॉमस की कहानी को लेकर आगे। थॉमस अस्टेर्न इलोइट ये इनका नाम है और इनका जो जिंदगी रही, जीने का जो पीरियड था वो था 1888 से 1965 का। सो ये था इनकी जिंदगी की कहानी। और अब हम चलते हैं आगे। was born in St. Louis, Missouri, USA, right? But eventually settled in England. बताया जाता है कि ये संत लुइस मिशोरी में जन्म लिए, राइट, पैदा हुए और फाइनली यानी इवेंचुअली लास्ट में इंग्लैंड में सेटल हुए। यस, ये इनका कहानी है। जन्म लिए यूएसए में और सेटल हो गए इंग्लैंड में। A classicist in literature, an Anglo-Catholic in religion, and a royalist in politics. So classicist मतलब होता है शास्त्रीय प्रणाली को अनुसरण करने वाले। राइट, सो लिटरेचर को इन्होंने ग्रहण किया, लिटरेचर प्रणाली को अनुसरण किया, पढ़ाई किया। और इनका जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो था कैथोलिक, एंग्लो कैथोलिक। राइट, ये रिलीजन धर्म का नाम है। और यदि पॉलिटिक्स की बात करें तो ये रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट मतलब होता है राजभक्त, स्वतंत्रतावादी। ठीक है, ये क्या क्या थे? ये अनुसरण करते थे साहित्य का, और ये इनका रिलीजन था कैथोलिक, और ये एक देशभक्त, राजभक्त पॉलिटिक्स थे। राइट, he rose to become one of the greatest poets of the 20th century। वह 20वीं शताब्दी और 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक थे। He was also a distinguished critic and a dramatic। राइट, बताया जाता है कि वह एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि उनको नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। कब? 1948 में। किस लिए? साहित्य के लिए। राइट, साहित्य में उनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला था 1948 में। His best known poems are, उनकी जो रचनाएं थी और जानी मानी जो अच्छी सी, वो सारी थी कौन कौन सी? द वेस्ट लैंड, एश, वेंसडे एंड फोर क्वार्टर, ये उनकी रचनाएं थी। एज अ पोएट एंड अ स्पोक्समैन फॉर हिज एज, he truly represents the intellectual, social and philosophical modes of the 20th century। क्या बताया जाता है? एक कवि, राइट, और अपनी समय के प्रवक्ता के रूप में
वह 20वीं सदी के बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक मिजाज को सही तरीके से बताया। राइट। द प्रेजेंट पोएम, जो अभी का रिसेंट पोएम पढ़ने जा रहे हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी नाम दिया गया है, किसके बारे में बता रहे हैं? एक रहस्यमयी बिल्ली और बिल्लार, जो भी कह सकते हो, मैं रहस्यमयी कैट के बारे में। इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पैशूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ओके, अब तक हमने पिछले कविता में भी देखा, हर एक कवि क्या करते थे, उनका एक बुक होता था, एक संग्रह होता था, और सारे कविताएं उसी में लिखते थे, एक ही बुक में, और उसको एडिट करते थे, उसको रिव्यू करते थे, उसको एडिट करते थे, रिव्यू करते थे। उस तरह से इनका भी था बुक, जो इनका कलेक्शन था, उसका नाम था ओल्ड कॉस्ट्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, which was made into a very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। ये नाम है, बताया जाता है कि जो कि बनाया गया था एक सक्सेसफुल म्यूजिक, राइट, इनटू अ सक्सेसफुल म्यूजिक बनाया गया था ऑन अ स्टेज, स्टेज पे, किसके द्वारा? ग्रेट कंपोजर, एक अच्छा कंपोजर थे जिनका नाम था एंड्रयू लॉयड वेबर। इट इज अ लाइट पोएम इन द मोक हीरोइक वेन। यह एक साधारण, ज्यादा हास्यनीय, लाइट कविता है हीरोइक के बारे में। इट डज नॉट नीड एनी सोलेम, राइट, इसको कोई भी औपचारिकता की जरूरी नहीं है, और डिटेल्स एनालिसिस, राइट, इसको कोई भी डिटेल्स और औपचारिक की जरूरत नहीं है एनालाइज करने का, रिसर्च करने का। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग राइम as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। बताया जाता है कि इसका जो आकर्षण है, इसके साफ सुथरे कविता यानी लिरिक और शरपट, गैलप मतलब शरपट, कविता और राइम से आता है, राइट, जो कि जिसमें किसका इफेक्ट डला हुआ है? इसमें मॉन्स्टर क्रिमिनल का इफेक्ट है। मॉन्स्टर क्रिमिनल मतलब होता है, राइट, एक राक्षस अपराधी का हास्य प्रभाव। सो यहाँ पे इन्होंने उस कैट को क्या बना दिया है? मॉन्स्टर बना दिया, क्रिमिनल बना दिया, और उसका हास्य इफेक्ट इसमें देखा जाता है, इस कविता में देखा जाता है। McVitie is a mystery cat he has called the hidden paw, for he's the master criminal who can defy the law. He has the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, McVitie's not there। राइट, ये मैक्विटी यानी कि बिल्ली के बारे में कहानी कही जा रही है, और उसके बारे में बताया जाता है, बिल्ली के बारे में, कि राइट, वो जो बिल्ली थी उसकी बिहेवियर कैसा था, और किस तरह से अंजाम देती थी और कैसे करती। बताया जाता है कविता के प्रथम स्टांजा में, कवि कहते हैं कि जो मैक्विटी एक रहस्यमय बिल्ली थी और बिलार था, है, यह शातिर अपराधी होने के कारण कानून को धोखा देने में सक्षम है। इसे एक गुप्त जंतु के रूप में जाना जाता है। यह लंदन पुलिस की सुविख्यात गुप्तचर दल को बैफल कर देता है, यानी कि उनको चकरा देता है, और लंदन पुलिस के उड़न दस्ते को हताश कर देता है, मतलब कोई सुराग नहीं मिलने देता है। इसकी वजह यह है कि उनके घटना स्थल
Right. He had broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you, once and once again, McVitie is not there. Right. और यहाँ पे कहते हैं कि कभी कहना चाहता है कि जो ये मैक्विटी जो बिल्ली है, कैट है, इस सारे ह्यूमन का, सारे इंसान का, ठीक है, सारा लॉ, सारा नियम सब ब्रेक कर देता है। इवन इवन यहाँ तक बताते हैं जो ग्रेविटी का भी नियम उसको भी ये ब्रेक कर देता है। राइट। और उसकी जो पावर है, his power of levitation would make a fakir stare। उसको जो जो फकीर होता है, जिस जिसको माना जाता है इसका मैजिक होता है, पावर होता है, वो फकीर भी अपने जादुई से इसे कुछ नहीं कर पाता, वो भी देखता का देखता रह जाता है। एंड व्हेन यू रीच एट द सीन ऑफ क्राइम, और जब उस घटना स्थल पे आप पहुंचते हो जहां आपकी घटना की बात है, मैक्विटी को आप नहीं खोज पाते हो, नहीं देख पाते हो। राइट। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। आप उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हो। आप उसको हवा में देख सकते हो। लेकिन पता चलेगा कि एक बार फिर वहां से शातिर है, जो मैक्विटी है, जो कैट है, जो बिल्ली है, जो बिलार है, फरार है, आप उसको देख नहीं पाते। मैक्विटी इज अ सिंगर cat. He had very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thoughts. Right, his head is slightly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He always he sways his head from side to side with movement like snake. And when you think he is half asleep, he is always wide waken। अब बताते हैं कि एक बार भी आप इसको देखे हुए हैं। ये जो पतली बिल्ली है, जो सिंगिंग बिल्ली है, आप देख चुके हैं तो आप पहचान जाओगे इसको। राइट। इसकी आंख की बनावट से, इसकी जो आईब्रो है, जब सोचता है तो इसके ब्रो जिस तरह से शेप हो जाती है। राइट। इस जो गंदे है, डस्टी मतलब गंदा होता है, इसके जो शरीर गंदे हैं, और बिना कंघी किया हुआ बाल। राइट। ये सब यदि देखते हैं, इसकी मूवमेंट ऐसे जैसे लगाओ कि सांप की होती, स्नेक की होती है। राइट। आपको देखने में लगेगा कि हाफ स्लीप यानी आधी सोया हुआ है, आधी नींद में है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह जागृत है। ऐसा भूल मत करना। राइट। मैक्विटी देयर नो वन लाइक मैक्विटी। कहा जाता है मैक्विटी जैसा कोई है ही नहीं है। राइट। फॉर द फाइंड इन feline shape a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, the McVitie is not there। राइट। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं इस स्टांजा में कि जो एक बिल्ली है, जो बिलार है, यह कैसा है? ये है तो बिलार के रूप में, है तो कैट के वेश में, लेकिन ये शैतान के जैसा है। राइट। बताते हैं ये भ्रष्टाचार दैत के समान है। राइट। आप इसे रोड पे देख सकते हैं, आप ये चौराहे पे देख सकते हैं, लेकिन जब भी क्राइम होता है, जब भी कोई घटना घटित होती है, आप उसको वहां पे नहीं देख पाएंगे। हालांकि उस घटना में इसका हाथ होता है, फिर भी ये नजर नहीं आता है। He has awkwardly respectable, the say he cheats at cards
and his footprints are not found in any file of a Scotland Yard. And when the Lardens look, looted, or the jewels case is rifled, or when the milk is missing, or other pigs been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there's the wonder of the things McVitie is not there. राइट, उसके बाद कहते हैं कविता में कहना कवि कहना चाहते हैं कि जो मैक्विटी से धोखा खाए हुए हैं उनकी राय में जो मैक्विटी है, हालांकि बाहर से सम्मानीय होने का ढंग रहता है, बाहर से दिखता है बहुत साफ सुथरा, रेस्पेक्टेबल, राइट, लेकिन अंदर से वो धोखा देता है। यह अपराध को अंजाम देने के उपरांत घटनास्थल पर अपने पांव का निशान नहीं छोड़ता है, यानी जब भी कोई घटना घटित होती है और जब भी कोई कांड करता है अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। इसी वजह से स्कॉटलैंड यार्ड के किसी फाइल में इसके पांव का निशान मौजूद नहीं है, क्योंकि इतना शातिर है, कोई भी घटना करने के बाद अपने पांव का निशान नहीं छोड़ता। इसलिए बताया जाता है कि स्कॉटलैंड के यार्ड के किसी भी फाइल में इसके पांव का निशान मौजूद नहीं। जब भोजन की अलमारी से भोजन गायब मिलता है, राइट, और जो हमारी बॉक्स होती है ज्वेल रखने वाली, वो इधर का उधर हो रखा होता है, अस्त व्यस्त मिलती है, राइट, और जो दूध रखी होती है हमारे घर में वो दूध गायब रहता है, और कोई भी मुर्गे मुर्गियां की गला घोट कर मारी हुई सीन मिलती है, और जो हमारे ग्रीन हाउस की ग्लास है वो फूटी हुई मिलती है, टूटी हुई मिलती है, राइट, और शीशा टूटा हुआ मिलता है, और जो पौधों को सहारा देने वाली बनी हुई जो जाली होती है वो क्षति हुआ मिलता है। आश्चर्य की बात है, राइट, ये सोचने की बात है कि जो एक कैट है, मैक्विटी है, वहां नहीं होता है, हालांकि सारे कारनामों का अंजाम इसी ने दिए हुए होता है, इसी का सारा किया कराया होता है, लेकिन फिर भी ये वहां नहीं मिलता है। इतनी चीजें करने के बाद भी वो वहां से गायब मिलता है। And when the foreign office find a treat is gone astray, or the admiratory lose some plans and driving by the way, there may be a scarf or paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate McVitie not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been McVitie, but he is a mile away. You will be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division. इसमें कवि कहना चाहता है कि जब कोई विदेशी कार्यालय अपने कार्यालय में चोरी से प्रवेश और कागजातों के बिखराव के रूप में संधि का उल्लंघन हुआ पाती है, या उच्च स्थान पदाधिकारी महत्वपूर्ण योजनाओं का कागज पर बना खाका गायब होता है, क्योंकि कार्यालय के कक्ष का सीढ़ी पर कागज का टुकड़ा जिस पर खाका बना होता है, राइट, अब बिना कारण के दिखता है, तो मैक्विटी पर शक करके अनुसंधान प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि मैक्विटी पहले ही घटनास्थल छोड़ चुका है, राइट, बट ही हैज अ माइल अवे, पहले ही घटनास्थल छोड़ चुका है। जब तक जासूसी संस्था को मामले की जानकारी मिलती है और इस अपराध में मैक्विटी की संपूर्ण भागीदारी के निष्कर्ष पर पहुंचता है, राइट, मैक्विटी घटनास्थल से बहुत दूर जा चुका होता है, दूसरी जगह यह निश्चित ही आराम करता हुआ या अपने अंगूठों को चाटता हुआ या अपने कृत्य या अपने करनी की सफलता के मूल्यांकन करने में मस्त नजर दिखाई पड़ता है। McVitie, there's no McVitie like the McVitie. There never was a cat of such deceitfulness and suavity.
He always has an ability and one of two spare at right. He always has an ability and one or two to spare at whatever time the deed took place. McVitie wasn't there. यहाँ फिर भी इस कविता के लास्ट और सबसे अंतिम स्टांजा में कवि ये कहना चाहता है कि मैक्विटी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। वाह, इसके जैसा धोखेबाज और चालाक बिल्ली और बिलार आज तक नहीं हुआ। घटना के जो स्थल होता है, घटना करने के बाद, जांच पड़ताल के बाद, यह हमेशा तर्क देता है कि घटना के समय यह घटना स्थल से दूर कहीं और था। इसके पास और भी बहाने होते हैं। कवि आगे कहता है कि घटना चाहे जिस समय घटित हुआ हो, मैक्विटी घटना स्थल पर मौजूद नहीं होता क्योंकि वह वहां से पहले ही निकल चुका होता है। राइट। और इस कविता के अंतिम स्टांजा में कवि कहना चाहता है एंड दे से I might mention Mangold-Zeri. I might mention Griddleborn, Griddleborn are nothing more than agents for the cat who all the time just control their operation. They Napoleon of crime। और इस अंतिम स्टांजा कवि का कहना है कि अपनी काली करतूतों के लिए विख्यात ये जो बिलार जैसे मुंगोजरी एवं ग्रिडल बोन मैक्विटी के महज अभिकर्ता हैं। यह मैक्विटी अपराध जगत का बेताज बादशाह है जो उनके तमाम अपराधों को निर्देशित करता है। दूसरे शब्दों मैक्विटी अपराधी बिलारों या बिल्लियों का सरगना है। राइट। सो ये जो कवि हैं इनका जो संग्रह है बिल्ली के बारे में या बिलार के बारे में इन्होंने लिखा है, इन्होंने अध्ययन किया है, उसके बारे में सारे कुछ बताया है कि ऐसा कुख्यात अपराधी जो घटना का अंजाम तो देता है। आप देख सकते हो चौराहे पे, देख सकते हो कहीं पे, यदि आप पहले देखो तो पहचान जाओगे, लेकिन जैसे ही घटना करता है उसके बाद निकल लेता है, बिल्कुल नजर नहीं आता। राइट, कहीं भी नजर नहीं आया। अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे उड़नदस्तों की और अच्छे अच्छे जो हमारे फकीर होते हैं जिनको माना जाता है मैजिक पावर, वो देखते कि देखते रह जाते हैं बट वो कुछ नहीं कर पाते। ओके, चलो इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। पहला है B11 का ए है मैक्विटी इज एन ऑर्डिनरी कैट। फॉल्स, गलत। बी, राइट, मैक्विटी इज एन आउटलॉ। राइट, बी का ट्रू है बिल्कुल। सी, मैक्विटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। सी, नहीं जी, कौन करता है, तो क्राइम करता है निकल जाता है, यानी सी का भी फॉल्स है। मैक्विटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट। नहीं, चाहे बेसमेंट में देखो या छत पे देखो नजर नहीं आता क्राइम के बाद, तो ये भी डी भी फॉल्स है। ई में आ जाते हैं। द पोएट फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ asleep। बोलता है पोएट को ऐसा लगता है कि मैक्विटी आधा सोया हुआ है या लेजी हो रखा है कि नहीं, वो लगता है बट कभी नहीं ऐसा होता। एफ यानी ई जो है वो फॉल्स है। एफ, इट कैन बी सीन इन द बाय अ स्ट्रीट। हाँ, इसको कभी कभी स्ट्रीट पे देखा जाता है, चौराहे पे देखा जाता है कभी कभी साथ, यानी कि एफ ट्रू है। जी, मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट। जी हाँ, एक कैट की प्रजातियों के बारे में बताया है कि इन्हीं का सरगना, इन्हीं के निर्देशित सारे घटना को अंजाम देता है, तो जी का भी आंसर ट्रू है। H, the poet is really angry with Machiavelli
हाँ बिल्कुल एग्री है, इसका भी ट्रू है। आई, द पोएट कंपेयर्स मैक्विटीज टू नेपोलियन। बिल्कुल उन्होंने लास्ट स्टैंजा में सबसे लास्ट में उन्होंने कंपेयर किया है, यानी कि आई भी सही है। राइट, सो हमने देखा कि ये सारे इसका अल्टरनेटिव का भी हमने क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू। इन केस इफ यू वांट मोर देन दैट, you may approach me or you can ask me, I might help you a lot. Thank you, bye.